पसंत नाही पडलं. म्हणजे लहानपणचं मला बंगाल गोळा करणारी मुलं हेच तुमचे विद्यार्थी. गोट्या खेळणं, पत्ते लुटणं, बारीक सारीक चोऱ्यामाऱ्या करणं हाच त्यांचा दिनक्रम. अशी चुकार मुलं हेरून त्यांना स्वतःच्या गाडीवर घालून तुम्ही शाळेत आणलं. स्वतः खर्च करून त्यांना शिक्षण साहित्य घेऊन दिलं. शिक्षणाची गोडी लावली. गळतीचं प्रमाण शून्यावर आणलं. इंग्रजी माध्यमात मुलांची शाळा नंबर 2 आणि कदम वस्ती, कोंडबागे अशा जिल्हा परिषदेच्या 3 प्राथमिक शाळांवर आजवर आपण आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. माननीय रवीश कुमार जी, आपको सव्यसाची पत्रकार पुरस्कार प्रदान करने में हमें प्रसन्नता के साथ गौरव का भी अनुभव हो रहा है. वर्तमान समय में सामाजिक जीवन में आचार और विचार के क्षेत्र में दिन ब दिन अंधेरा फैलता जा रहा है. इस परिस्थिति में जब टीवी पर आपकी आश्वासक आवाज सुनाई देती थी, नमस्कार मैं रवीश कुमार, तब आशा की किरण पत्रकारिता सिर्फ समाचार देना नहीं है, बल्कि समाज के सामने आईना भी रखना है. आम आदमी की समस्याओं को सामने लाना है, उसे न्याय दिलाना है. किसी भी प्रकार की दमन शक्तियों से न घबराते हुए अभिव्यक्ति के खतरे उठाना है. रवीश कुमार जी, आपने इस कर्तव्य को बखूबी निभाया है और निभाते रहेंगे. इस कर्तव्य बोध और निर्भयता के बीज आपके माता पिता ने बचपन में ही बोए थे. पत्रकारिता की दिशा देने में आपके प्राध्यापक अनिल सेठी जी का योगदान रहा है. उम्र के 22वें वर्ष से ही आप एनडीटीवी के संपर्क में आए और रवीश की रिपोर्ट, प्राइम टाइम, हम लोग जैसे कार्यक्रमों से माध्यम पर छाते रहे. इन कार्यक्रमों में आपकी पत्रकारिता निखरती गई और उसने निर्भयता की पत्रकारिता का ऐसा मुकाम हासिल किया जिसका कोई सानी नहीं था. समाचार को भीतर बाहर से जांच कर सप्रमाण और पक्षपात रहित आप उसे निर्भयता से प्रस्तुत करते रहे. इसीलिए भारत में पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला रामनाथ गोयनका पुरस्कार से आप 2 बार सम्मानित हुए. रवीश कुमार जी, राष्ट्र की शक्ति युवा शक्ति है. इसकी भूमिका आपके कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण सूत्र रहा है. शिक्षा और बेरोजगारी की समस्याओं को आपने उतना ही महत्व दिया जितना सामाजिक हिंसा, सांप्रदायिक दंगे, आरोग्य, पर्यावरण, महंगाई, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर मंडराने वाले खतरे आदि को दिया. रवीश कुमार जी, आपने इन सब गंभीर विषयों को जनसुलभ भाषा में संवाद शैली में प्रस्तुत किया. वो सभ्यता की भाषा जो आजकल की चिल्लाहट और बड़बोलेपन के माहौल में दुर्लभ होती जा रही है. इश्क में शहर होना और देखते रहिए में आपकी हिंदी भाषा तो देखने की ही नहीं, सुनते रहने की प्रेम भाषा है. द फ्री वॉइस जैसी आपकी रचना ने दिखा दिया कि अंग्रेजी में भी दिल की बात रखी जा सकती है. रवीश कुमार जी, आपने गलत को गलत ही कहा. आपकी निडरता काबिले तारीफ है. भारतीय पत्रकारिता को आपने नया आयाम दिया है. विस्तृत अध्ययन, पत्रकारिता में व्यावसायिक मूल्यों का पालन, संयमपूर्ण लेकिन तीखी अभिव्यक्ति के साथ पत्रकार जो बना हुआ है लोगों की आवाज जैसी आपकी योग्यताओं के कारण एशिया का नोबेल पुरस्कार समझा जाने वाले रेमन मैगसेसे पुरस्कार से आपका सम्मानित किया. रवीश कुमार जी, आप पर एक फिल्म बनाई गई थी जिसे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और उसे दर्शकों ने सर आंखों पर उठाया. आपकी बुद्धि, निष्ठा, जुनून और निडरता को छाया प्रकाश फाउंडेशन सादर अभिवादन करता है. त्यांना पण आहे.
धिंगाणा घालणारे लोक, शिवीगाळ, भांडणं, मारामाऱ्या अशा वातावरणातल्या वस्त्यातून जाऊन तुम्ही प्रेमानं पालकांना जिंकलत. त्यांचा आजारपण असो अगर त्यांना दुखापत हो, तुम्ही मदतीला धावता. वेळ प्रसंगी शासनाकडून चिकाटीनं पाठपुरावा करून अर्थसहाय्य मिळवून देता. त्यांना ही शाळा आपली वाटायला लागते. त्यांच्या मदतीनं आणि स्वतः सुद्धा पदरमोड करून शाळेत बाक आणले जातात. तर माझ्या मित्रांनी विचारलं, तुमचे सिनेमे इतके लो बजेट असतात का? म्हणून ही गोष्ट निवडली की खर्च होऊ नये. तो ये मैं अपने अनुभव से देख रहा था न्यूज़ में और जो हिंदी न्यूज़ चैनल के थे, और मुझे बहुत असहज बात करती थी कि बहुत सारे शब्द निकाले जा रहे हैं. तो मैं बोल रहा हूँ या कोई दूसरा बोल रहा है, लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है, ये रिपोर्टर बोल रहा है या आप रिपोर्टर बोल रहे हैं, सबकी स्क्रिप्ट से शब्द गायब है. तो मैं अक्सर कहा करता था ये शब्द विहीन पत्रकारिता हो गई. ऐसे मजाक में कहा करता था कि कहीं कोई शब्द नहीं है, कहीं किसी का कोई फ्लेवर नहीं है. और ये दो डेलिब्रेट लेवल पे हो रहा है कि नहीं ये लोग नहीं समझते, ये हटाइए, ये लोग नहीं समझते. सारे शब्द तो लोगों से आए थे, लेकिन न्यूज़ रूम में बैठे हुए लोग कहते थे ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है. तो पहली चीज़ जो भाषा का जो हम लोग पढ़ते थे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, उसका हिंदी में अनुवाद करते थे निरस्त्रीकरण. तो मैं कहता था यहाँ भाषा का शस्त्रीकरण हो रहा है, उसको वेपनाइज किया जा रहा है. और जो जिस भाषा में शब्द ना हो वो भाषा हथियार में बदल जाती है. और पहला ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से हुआ. दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि वो सारे जो न्यूज़ एंकर बोल रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज एक कंसाइंस को भी टच करती है. भाषा आपको वहाँ हिला देती है. आप बाहर जाए जितना भी झूठ बोल रहे हो या कुछ बोल रहे हो या एक्ट कर रहे हो, अंदर से हिल जाता है. तो वो अंदर से वो पहले तैयार हो चुके थे. तो उनकी अंतरात्मा, जमीन या चेतना पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा था. बाहर जो हमला कर रहे थे अपनी भाषा से, और उस भाषा में हमले से संबंधित शब्द लाए गए. हर चीज़ में आपको अटैक कर रहे हैं कि आप ये गैंग हैं, वो गैंग. दूसरा सवाल ये है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें न्यूज़ का एलिमेंट है, और ये एक प्लेटफॉर्म है, मीडियम जिसको कहा गया. इसके ज़रिए अगर लोग अपनी बात नहीं रखें और ये लोगों की बात ना रखें, तो समाज में कई लेवल पे वॉल्स क्रिएट होते चले जाएंगे. जितनी ज़्यादा आप दीवारें बनाएंगे उतना ही कमज़ोर आपका लोकतंत्र होगा. कोई भी सुंदर लोकतंत्र खुले मैदान की तरफ होना चाहिए. दूर से भले किसी को कम दिखाई दे, नज़दीक से किसी को ज़्यादा दिखाई दे, मगर दिखाई दे. तो बहुत सारी दीवारें बनती चली जा रही हैं. तो इस मीडिया ने जो इस वक्त कर रहा है, इसको थोड़ा डिस्पैशनेटली देखना चाहिए कि कैसे हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ये हत्या कर रहा है. अलग अलग आपकी सेंसिबिलिटी की हत्या कर रहा है. आपके भीतर आप बिना विपक्षीय जनता कैसे हो सकते हैं? अगर आप जनता हैं तो आप विपक्ष में, चाहे किसी के भी वोटर हैं. और विपक्ष जनता के बीच से विपक्ष को ही वो खत्म कर रहा है. हर लेवल पे, सेंसिबिलिटी के लेवल पे अपनी भाषा से उसने विपक्ष को खत्म कर दिया, जब सवाल को खत्म कर दिया. जब तक ये चीजें वापस नहीं आएंगी, जो मुख्य धारा का मीडिया है, जो बड़ा मीडिया है, जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन जाते हैं, हम लोग या हमारे जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग करते रहेंगे, पर वो समाज के रूप में वो खतरा बना रहेगा. वो एक ऐसा डैम है जो बनाया तो गया है कि इससे पानी की समस्या दूर हो जाएगी, पर वो पानी की समस्या दूर नहीं होने वाली है. उस डैम के जरिए एक खतरा टांग दिया गया हमारे सर पे कि कभी भी इसका एक गेट खोल दिया जाएगा और शहर का शहर या कोई इलाकों का डुबा देगा. तो बहुत ही इसका वर्तमान ही हम देख लें जब तक इसको ठीक से, तब तक इससे हम भविष्य की बात नहीं कर सकते. मुझे लगता है कि अभी हम मीडिया के भीतर के का जो वर्तमान है, आज का वर्तमान है, उसे हम ठीक से देख नहीं रहे हैं, उसे हम ठीक से समझ नहीं रहे. Yes. See, after Adani took over NDTV, now he made some very interesting statements.
he said that the news channels need not criticize or attack the government every time. The government does good work many times. So in a day, you must also speak about the good work of the government. I find this idea a very strange definition of a Courage. media. So can you just throw light on this? अगर वो इस स्टेटमेंट में बिलीव करते हैं तभी वो स्टेटमेंट दिया है। तो इसका रिफ्लेक्शन ये है कि जो आदमी कई तरह के क्वेश्चन से देखा जा रहा है, उसका इंडस्ट्रियल राइज, उसका बिजनेस राइज, और ये बात कह रहा है कि सरकार की तारीफ करने के लिए करेज की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो मीडिया चैनल में यकीन नहीं रखता, कोई पैम्फलेट छापना चाहता है। तो पैम्फलेट में आप इस तरह की चीज़ें छाप सकते हैं, प्रोपेगेंडा में इस तरह की चीज़ें छाप सकते हैं। अडानी एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि इस सरकार के दौर में वो ये कहना चाह रहे हैं कि करेज चाहिए तारीफ करने की। एक तरह से वो बात सही कह रहे हैं, बेशर्म होने के लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए। वो ये कह रहे थे कि हम बेशर्म होने के स्तर पर आ गए, इसके लिए बड़ी हिम्मत होती है, ऐसे कोई बेशर्म नहीं हो जाता। वो भी हिंदुस्तान की महान जनता के सामने, जिसके पास जब कोई डिग्री नहीं थी तब उसने डेमोक्रेसी पे डिबेट किया और अपने भीतर से सैकड़ों ऐसे नेता निकाल दिए कि कभी भी आप एक लिमिटेड टाइम में उसकी हिस्ट्री लिख ही नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। तो कई हमारे नेता आगे कहते हैं कि इतिहास पढ़ाया नहीं गया। आप पढ़ते नहीं है तो पढ़ाया कैसे नहीं गया? आप पहले पढ़ तो लीजिए। ज्यादातर लोग तो हिस्ट्री और मेडिकल और इंजीनियर बनने चले जाते हैं, तो इतिहास रुक के पढ़ने की चीज होती है। तो वो इस तरह का वो एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि अपने लिए अपने आप को उस इकोसिस्टम में डाल रहे हैं पहले से, जो 99% मीडिया बन गया है। अगर आप बाकी का जो न्यूज चैनल देखें तो वो बहुत साफ है। एक तो वो दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, और जो क्या नहीं कर रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जिन चीजों पे वो साइलेंस है। अभी कॉलेजियम न्यायपालिका की बात हो रही थी, पर हमें ये इशू क्रिएट किया जा रहा है, पर ये इशू जो क्रिएट किया जा रहा है, इसके बिहाइंड क्या सप्रेस किया जा रहा है वो देखना चाहिए। तो सप्रेस क्या किया जा रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू सप्रेस किया जा रहा है। सप्रेस क्या किया जा रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 या 48 घंटे में किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो सकती है? चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की भी जांच कर दे। तो जो व्यवस्था कार्यपालिका चुनती है, चुनाव आयोग के जरिए उसका चुनाव होता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सवाल उठा रहा है, उस पर बात नहीं हो रही, उसका सप्रेशन किया जा रहा है। लेकिन कार्यपालिका को, उस कार्यपालिका को जिसका चुनाव कई तरीके से संदिग्ध हो जाता है, उस पर बहुत गहरे सवाल हैं, उसको आप हक देने के लिए माहौल बना रहे हैं कॉलेजियम में या फिर जजों की नियुक्ति में। तो ये एक तरह से जो सर्कुलर चीज जो मीडिया खेल रहा है वो बहुत डेंजरस है। सबके पकड़ में आने की बात बस की बात नहीं। आप जब देख रहे होते हैं उसके पीछे पर्दे का जो खेल चल रहा होता है, तो अब ये डिजाइन का पार्ट है। इसकी तुलना आप इमरजेंसी से नहीं कर सकते, इसकी तुलना आप किसी और रिजीम या ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट से नहीं कर सकते। ये कुछ और है। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो हम वो अपॉर्चुनिटी, मतलब हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि कोई अडानी जैसा आदमी आकर देश को लेक्चर दे रहा है कि सरकार की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए, तब तो फिर अब क्या ही कहा है। फिर तो वो एक तरह से वो आलोचना करने वालों को वो गैंग में बदल रहे हैं, जो न्यूज चैनल के एंकर तब कई तरह के गैंग से उनको एक तरह से नोटिफाइड करते हैं कि आप आज़ादी गैंग हैं, तो आप ये गैंग हैं, वो गैंग। कारण त्यात 7 मार्क जरी जास्त पडले असते तर मी पहिला आलो असतो. पण ते हिंदी वाईट असल्याचं कारण मला वाक्प्रचार करायला सांगितला होता, त्यावेळेस मी सांगितलं की मैं तुमको पुकार रहा था लेकिन तुम मेरी तरफ ढूंढी भी नहीं. I was calling you but you didn't look at me. तर अशा तर असल्यामुळे त्या मास्तरांनी नाच सोडला काय ह्याचं काही खरं नाही. तर मी आता हिंदीतनं विचारणं भयंकर अवघड आहे आणि रमेश कुमारांना मराठीतनं विचारून मी आता फार त्रास देणार नाही. तर मी इंग्लिशमधनं विचारलं हे करीन. I think the Manapatra has actually described you
insufficient details, but we have kept millions of people all over the globe glued to the TV sets at your 9 o'clock show. And you have kept the mantle of true journalism alive. We salute you. Today, in fact, our roles have changed. You have interviewed hundreds of people in your life, but today I'm going to interview you. My first question is, NDTV and you are inseparable. I don't know whether NDTV has got its identity because of Ravish Kumar or it's vice versa. But what do you feel today after leaving NDTV? That's one. And what is your opinion about good journalism? What are the yardsticks of good journalism? And who are your role models? Whom do you respect as great journalists, or whom you have had respected as great journalists in your career? अतुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। छाया प्रकाश फाउंडेशन का आभार और सोलापुर के शानदार लोगों का भी, क्योंकि आप लोग मिलते रहे। मैं पहली बार आया तो मुझे आभार मानना चाहिए। ये ठीक बात है कि 27 साल वहाँ रहा और टेलीविज़न का वहाँ क्राफ्ट सीखा और बहुत सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एथिक्स की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम सीखता चला गया। अब मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन चैनल की पहचान और मेरी पहचान दोनों एक जैसी हो जाएगी या अदल बदल के एक सिक्के के दो पहलू की तरह हो जाएगी। पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। मैं चाहता था, हमेशा मुझे अच्छा लगता था जो NDTV की जो खासियत थी, बहुत सारे फेसेस हुआ करते थे और वो एक पूरा बुके लगता था, लेकिन वो सब फेसेस अपने अपने इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा एम्बिशन की यात्रा पर निकल गए। जर्नलिज्म करते हुए मैं ठहरा रहा, मैं कहीं निकल के नहीं गया और मैं ये जानता था कि मेरा कोई इंडिविजुअल एम्बिशन नहीं है कि इस टाइप का एडिटर बनना है और इस टाइप का चैनल हेड बनना है और इस टाइप का ये करना है। मैं रुका रहा कि जिस प्रोफेशन में आया हूँ, क्या मैं वो काम कर सकता हूँ। उस काम को मैं इतना जानता था कि बहुत टाइम लगेगा। तो जब मैं रिपोर्टर बना था तब भी कहता था कि एक अच्छा रिपोर्टर बनने में कम से कम 10 साल लगते हैं। तो जब आप एक किसी अच्छे रिपोर्टर को किसी भी वजह से किसी भी टाइम में किसी चैनल से निकालते हैं तो 10 साल का जर्नलिज्म आप बाहर कर देते हैं उस पेशे से। बहुत मेहनत लगती है उसमें, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सोलापुर के पत्रकार हों या दिल्ली के पत्रकार हों, ये टाइम लगता था और बहुत तरह के डिलेमा से गुजरता था। लेकिन मुझे अच्छे लोग मिले, अनुपम मिश्र जैसे लोग जो कहते थे कि महीने में एक भी दिन मन के लायक काम नहीं कर पाते। तो मैं कह रहा था हाँ एक दिन तो कर लेता हूँ। हाँ तो इस देश में तो मन के लायक किसी को भी करने को नहीं मिलता है, तुम्हें एक दिन मिलता है 30 दिन में, तो तुम्हें टिके रहना चाहिए जहाँ तुम हो। तो होना बहुत ज़रूरी है। जिस ज़मीन पर हैं, जिस खेत में हैं, अगर बरगद का पेड़ अपनी जगह बदलता चले तो बहुत तरह के रास्ते बन जाएंगे पर मंजिल का पता नहीं चलेगा। इसलिए पेड़ को उस जगह पे टिके रहना पड़ता है। तो मैं टिका रहा उस जगह पे, उसकी बड़ी कीमत भी चुकाई जाती है, उसके बहुत फायदे भी होते हैं। तो जैसे जैसे आप पुराना बर्तन होते जाते हैं, लोग कम रगड़ता है आपको, फिर छोड़ देता है, तो अपनी ताक से अब चीज़ों को पकाते चलते हैं। इस वक्त अब 15-16 दिन हो गया है, लेकिन पहले से ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं इस जगह से इस तरह से मुझे हालात बन जाएंगे, मुझे बाहर आना पड़ेगा। मैं किसी से कह रहा था कि मेरा एक सपना था कि मैं इस प्रोफेशन से रिटायर करूं, तो वो रिटायर करने का सपना तो बीच में ही टूट गया। तो उसके बिना, उस काम के बिना, उस रूटीन के बिना मैंने जीवन नहीं जिया, कोई दूसरा जीवन नहीं आता था।
जब लगा कि वो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं है, तो अपनी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने छोड़ दी। जैसे फिल्में देखना छोड़ दिया, साहित्य पढ़ना छोड़ दिया कि इसी में सारा कुछ देखना है, छुट्टियों पे जाना छोड़ दिया, घर में समय देना छोड़ दिया, वो सारा इसलिए मैं चलता चल गया। इन सब के बिना अब ऐसा लगता है कि कोई जो कोट आप रोज अपने कंधे पे डालते थे, ऐसा लगता है कि कोई कोट उतार कर चला गया है और मैं बार बार हाथ पीछे कर रहा हूँ कि मेरा कोट कौन खींच के ले गया है, वो वापस कंधे पे क्यों नहीं। Who influenced you, nationally or internationally? Whom do you look up to as? बहुत सारे लोग, ज़्यादातर एथिकल स्टैंडर्ड की जो समझ बनी वो मुझे अपने फीमेल कॉलीग से बनी। जब मैं आया था इस चैनल में एक से एक शानदार लड़कियां थी और बहुत ही हाई एथिक्स की लड़कियां थी। उनके लिए वो गलती पे इंडिविजुअल स्पेस में ऐसे रिएक्ट करती थी कि इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता है, और अब कोई सॉरी का कोई स्पेस नहीं, भले वो 4 लोगों को ना बोले। लेकिन जैसे जैसे एंकर ड्रिवन सिस्टम बनता गया, वो सारी लड़कियां अपने अपने तरीके से वो स्पेस को छोड़कर चली गई। ये बड़ा नुकसान हो रहा था उस प्रोफेशन का, पर वो कुछ एथिक्स मेरे पास छोड़कर चली गई। थोड़ा थोड़ा कभी इनसे लिया, कभी इनसे लिया, अलग अलग समय में अलग अलग भाषा के बहुत सारे नौजवान पत्रकार हैं। तो कोई एक आदमी नहीं है कि मैं जिनसे कहूँ कि, और मैं नहीं चाहता जो लोग नौजवान आते हैं उनसे कहता हूँ आप सिर्फ मेरी तरफ मत देखिए, और बल्कि मैंने लिखा भी है कभी रवीश कुमार मत बनना। इसका मतलब है कि अपना रास्ता, अपनी मंजिल आदमी को खुद अपनी यात्रा तय करनी चाहिए। किसी को देख जरूर लेना चाहिए, पर उसका फोटो कॉपी क्यों करना है? किताब ओरिजिनल है ही तो किताब से पढ़िए और फिर अपना रास्ता चुनिए। तो बाहर के देशों में और ज़्यादातर इस फील्ड में लोगों ने, बहुत सारे स्ट्रिंगर ने इन्फ्लुएंस किया कि वो इतनी धाकड़ पकड़ थी, उनका नाम नहीं मिला, उन्हें नौकरी नहीं मिली और उन्हें चैनल से पैसे नहीं मिले, लेकिन जो इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन पे जो उनकी पकड़ थी स्ट्रिंगर लोगों की, उन लोगों ने बहुत चैलेंज किया मुझे वो किसी भी एडिटर से ज़्यादा कोई स्ट्रिंगर चैलेंज करता था कि मैं इसकी तरह क्यों नहीं हूँ, इतना कमांड क्यों नहीं है नॉलेज का या लिखने का या शहर को जानने का, अपने ज़िले को जानने का। और एक स्ट्रिंगर हमेशा मुझे आज भी अपने नॉलेज और अथॉरिटी से फेल करता है। वो मेरा बड़ा बेंचमार्क है जो कहीं भी मिल जाता है और जिसको इस प्रोफेशन में कभी कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वाराणसी में हमारे सहयोगी हैं, बिहार में ऐसे बहुत सारे सहयोगी थे, महाराष्ट्र में लोग ऐसे बहुत सारे सहयोगी हैं। तो इन लोगों ने एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए बहुत चैलेंज किया कि अगर आप वहाँ पर हैं, आपको तो सब मिल रहा है, बन के जरा दिखा दीजिए। Last question in this round. How much time did you used to spend for preparation for one day's 9 o'clock? हाँ, ये मुश्किल था। जो 35 मिनट का मेरा कार्यक्रम था, उसको बनाने के लिए आमतौर पे प्राइम टाइम जो होता है, जो कोई भी प्रोग्राम होता है, आम चैनल में 30 से 35 लोग, बहुत कम होते हैं तो 15 से 20 लोग तो होते ही हैं अच्छे से। हम 4-5 लोग, 2 लोग, एक मैं और 2 रिसर्चर के साथ हम लोग मूलतः उस स्क्रिप्ट पे काम करते थे। और कई जगह इन 5-6 सालों में ब्यूरो भी बंद हो गए, बहुत सारे स्ट्रिंगर का बजट भी कम हो गया, तो वो लोड बढ़ा हुआ था। तो सुबह 7 बजे मैं लैपटॉप खोल देता था और दिन के 4 बजे तक मैं एक दिन में करीब और उसमें आर्टिकल भी लिखता था, तो 6 से 7 हज़ार शब्द मैं टाइप खुद करता था। तो अंगूठे में, कलाई में बहुत दुखता था। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि कम लिख रहा हूँ। इतना टाइम लगता था, फिर शाम को उसकी एडिटिंग में टाइम। तो इसके अलावा इस बीच में मैंने कोई दूसरा जीवन नहीं किया। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और 10 बजे के बाद वो जो भयानक हमला होता था, तो बाकी की रात भी मैं वो जागता रहता था। फिर अगले दिन सुबह उसी व्हील में मैं घूमता था। झेलम ताईंना मी तो प्रश्न विचारणार आहे.